अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद साइंस 2 फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। ओके, सो हेरिडिटी समझने के पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जीन्स। ओके, सो सपोज ये हम लोग का डीएनए है, ऐसा कुछ, राइट। अभी इसके अंदर सपोज दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फंक्शन, लेट अस से अ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इतने पार्ट को बोलते हैं जीन। ओके, सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ biological characters. What is heredity? Transfer of biological characters from one generation to next generation. मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। ओके, और ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं? थ्रू जीन्स जाते हैं, मतलब पेरेंट की जीन से ऑफ चाइल्ड की जीन में जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो ये सब स्टडी से डील करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स में पहले किसने क्या क्या काम किया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया एंड सो ऑन, वो सब। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले आया जोहान ग्रिगोर मेंडल इज पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो अभी जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसका जो वर्क है वो किसने स्टार्ट किया? सो सबसे पहले किसने उसके बारे में रिसर्च किया एंड ऑल? इट इज़ जोहान ग्रिगर मेंडल। फिर 1886 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट किए थे। फिर 1901 में हीगो डे व्राइज सडन चेंजेस ही सेड अबाउट म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो वो कब डिस्कवर हुआ था? 1901 में। नेक्स्ट 1902 में वॉल्टर एंड सटन ने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया ऑफ ग्रास हॉपर, राइट। लेटर इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स, मतलब जीन्स क्रोमोसोम्स के थ्रू कैरी होते हैं। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? नथिंग बट डीएनए। डीएनए को कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 1944 में कुछ 3 साइंटिस्ट ने प्रूफ किए कि वायरसेस को छोड़ के, वायरसेस के अलावा जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है सबके अंदर डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। फिर 1961 में जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, सो लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल बनाए कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है एंड ऑल विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। मतलब लोग ने बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए लिए और वो कैसा प्रोटीन बनाता है उसके थ्रू लोग ने मॉडल बनाया। तो ये थी हिस्ट्री, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट एक बार देख लेना एंड ऐसे ही पॉइंट्स में स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट आता है डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, ये एक्चुअल में आप लोग की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। आप लोग की टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली स्टार्ट होता है विद प्रोटीन सिंथेसिस, बट टू अंडरस्टैंड प्रोटीन सिंथेसिस पहले हम लोग को डीएनए और आरएनए के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ATGNC। अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। सो बेसिकली डीएनए कुछ ऐसा होता है, राइट, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ATGNC। अब इनकी कुछ खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि अगर एक तरफ A है तो दूसरी तरफ T रहेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। अगर एक तरफ G है तो दूसरी तरफ C रहेगा और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो फर्दर अगर सपोज यहाँ पे C है तो यहाँ पे G आ जाएगा और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे T है तो यहाँ पे A आएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड। सो समझे यहाँ पे कैसा है? सो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड सो ऑन। ओके, और ATGC आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स और इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये था, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ अबाउट डीएनए। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आरएनए। नाउ आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके भी अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। अब ध्यान से देखो, डीएनए के अंदर A, G, C और T है, थाइमाइन है,
बट इन केस ऑफ आरएनए हम लोग का थायमाइन नहीं होता, उसकी प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिल, बाकी सब सेम होता है। अच्छा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कैसा, ये डीएनए हो गया, वेट थोड़ा, हाँ। सो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। पहला आता है mRNA, दूसरा आता है rRNA और तीसरा आता है tRNA। अब इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, वो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं है। जस्ट इतना समझ लो कि mRNA जो होता है वो कैसा होता है, समवॉट ऐसा सिंपल, सो ऐसा स्ट्रेट रहेगा और उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, राइट। सो सपोज हम लोग के न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर कौन कौन से रहेंगे, A, G, C, U एंड सो ऑन, ओके। सो इसके अंदर ये चारों रहेंगे, जस्ट इसके अंदर T नहीं रहेगा। T किस में होता है, डीएनए में होता है, आरएनए में T नहीं होता, उसके बदले U होता है। सो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ऐसा स्ट्रेट होता है। आरएनए का कुछ ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, टीआरएनए का भी कुछ डिफरेंट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। वो हम लोग को हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जाने दो, हम लोग सिर्फ mRNA को देखेंगे ध्यान से। अच्छा, mRNA के अंदर M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, ओके। सो इतना था अबाउट आरएनए एंड डीएनए। सो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके पास 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं। एमआरएनए स्ट्रेट होता है और उसके पास वही सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अंदर थायमाइन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, मतलब हम लोग यू लिखेंगे, ओके। फर्दर, सो नेक्स्ट आता है प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे बॉडी को कोई भी अगर एक फंक्शन करना है तो उसको कोई ना कोई प्रोटीन बनाना पड़ेगा, राइट। सो अगर कोई भी एक फंक्शन करना है तो उसके लिए एक प्रोटीन बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, थर्ड जो होता है वो एक मूवमेंट होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ये 3 प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, मतलब सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है इसका। पहले डीएनए रहेगा, ऐसी कुछ डीएनए हम लोग ने पढ़े हैं, राइट। उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है। फिर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सो ये था सेंट्रल डॉगमा और ये 3 प्रोसेस है। लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है हम लोग का, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। ये है हम लोग का बेसिक डेफिनेशन। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। किधर बनने वाला है, न्यूक्लियस के अंदर बनने वाला है। और किससे बनने वाला है, डीएनए से बनने वाला है। सो सिंपल यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले डीएनए है वो अनवाइंड हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टेप्स हो रहे हैं। ये नॉर्मल डीएनए हम लोग का, राइट। अब यहाँ पर जो डीएनए है ना वो ओपन हो गया, राइट। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ये येलो वाला पार्ट है, येलो या समथिंग लाइक दैट, गोल्डन समवॉट कलर जो है वो आरएनए है हम लोग का, ठीक है। सो पहले डीएनए अनवाइंड होगा, राइट। और उसके बाद उसके अंदर एमआरएनए बनेगा। जैसे एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बाहर निकल जाएगा और फिर से डीएनए वाइंड अप हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं एंड दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं एक और बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कैसे क्या होता है, ओके। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए through RNA, okay. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. अच्छा, ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। सो बेसिकली समझो ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। फिलहाल हम लोग की जो बाउंड्री है वो न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर मेरा पहले ये डीएनए कुछ ऐसा था, ओके। सो बाद में क्या हुआ, मेरे को एमआरएनए बनाना है, तो ये डीएनए कुछ ऐसा ओपन हो गया, राइट। अब रिमेंबर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, ए, जी, सी, टी एंड सो ऑन हो सब। तो सपोज यहाँ पे है ए, जी, ए, सी एंड सो ऑन,
राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे तो अगेन टी, और सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखो, अब मेरे को mRNA बनाना है। सपोज mRNA इस स्ट्रैंड पे बनने वाला है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ए जी ए एन सी, राइट। इन केस ऑफ mRNA या इन केस ऑफ RNA, ए के बदले क्या आएगा, अगर डीएनए होता तो टी आता, बट आरएनए है तो उसके पास टी होता नहीं है, तो यहाँ पे यू आएगा। ओके, जी के बदले सी, अगेन ए के बदले यू, एन सी के बदले जी। सो बेसिकली हम लोग का जो mRNA है वो बन गया है, ये रहा हम लोग का mRNA, ये बाहर निकल जाता है समथिंग लाइक दिस, राइट। सो बेसिकली अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो यू सी यू एन जी ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो दिस इज माई mRNA। तो वहाँ पर जो मैंने अभी पॉइंट पढ़ा उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ था कि वो डीएनए के हिसाब से बनता है। ओके, सो अगर ए है तो यू आएगा, जी है तो सी आएगा, राइट, और यू है, यू नहीं टी रहा तो ए आ जाएगा। गॉट इट? सो ओके, नेक्स्ट, mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस रहेंगे उसके हिसाब से बनेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा, उसके हिसाब से बनेगा। अगर ए रहा तो यू आ जाएगा, जी रहा तो सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज होता है। Next, there the sequence of nucleotides is always complementary to DNA strand used for synthesis. अब ये भी चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसके हिसाब से होगा कि जो भी उससे बॉन्ड होता है वो बनेगा। सो अगर वहाँ पर डीएनए पर सी है तो आरएनए पर जी आएगा, और अगर वहाँ पर टी है तो आरएनए पर ए आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड। ओके, सो सपोज mRNA बन गया, तो डीएनए से mRNA बन गया, दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। जब वो न्यूक्लियस में बन जाएगा mRNA तो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। इट ब्रिंग्स इन कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। डेफिनेटली डीएनए के ऊपर जो कोड था अब वो किस पर बन गया है, mRNA पर बन गया, राइट। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? प्रोटीन सुनो, हम लोग को बेसिकली प्रोटीन बनाना है। अब प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से, ठीक है। सो सपोज अगर मैं 110 अमाइनो एसिड्स लेता हूँ, उनको एक साथ मिलाता हूँ तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बनेगा। अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड सो ऑन। ना नेक्स्ट क्या बोला है, द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी अगर मैं एक अमाइनो एसिड लेता हूँ, सपोज अमाइनो एसिड नाम है ए, ठीक है, तो इसके लिए जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल होते। कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड। सो सपोज अगर मैं लेता हूँ सी ए जी, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ आ गए। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। अच्छा, इससे रिलेटेड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जो इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया है। और नेक्स्ट दिया है, देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, या फिर यूनिवर्सली सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो आप लोग को 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ओके, सो व्हाट इज कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, समझा कुछ क्या होता है? अब सपोज ये mRNA हम लोग का बन गया है, राइट। सो अब ये जो mRNA है, ये सपोज यू ए जी सी ए यू जी सी ए। सो सपोज यहाँ पर जो है वो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स विल रिप्रेजेंट 1 अमाइनो एसिड, ये 3 1 अमाइनो एसिड, ये 3 1 अमाइनो एसिड,
राइट। सो सपोज अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी, सो मेरा जो प्रोटीन रहेगा उसके अंदर ए बी डी ऐसे अमाइनो एसिड्स आएंगे, समझा। सो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या बनना था? एमआरएनए बनना था। एमआरएनए बन गया, अब वो कहाँ आ गया है? बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया है। यू नो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, राइट? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पूरे न्यूक्लियस के बाहर जो भी पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, सो न्यूक्लियस के बाहर आ गया इन साइटोप्लाज्म। अब ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। मैंने जो आप लोग को एग्जांपल दिया था ए बी डी, वैसे कितने रहेंगे? ऑलमोस्ट थाउजेंड्स हो सकते हैं। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। ठीक है, अब मेरे को क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, राइट। अगर प्रोटीन बनाना है तो मेरे को अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो ये अमाइनो एसिड कौन प्रोवाइड करता है? टीआरएनए। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटी कोडॉन। नाउ कोडॉन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एंटी कोडॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दिस अमाइनो एसिड ब्रॉट इन टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ठीक है, ट्रांसलोकेशन भी एक बार रीड कर लेते, फिर मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। अब ध्यान से देखो, हम लोग का एमआरएनए बन गया, राइट। अब एमआरएनए कहाँ आया है? साइटोप्लाज्म में है। सो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होता है और उसके साथ क्या होता है? आरएनए होता है। फॉरगेट इट। सपोज ये क्या है हम लोग का? राइबोसोम, राइट। तो राइबोसोम को कौन जाके इसके अंदर कौन जाके इंसर्ट हो जाएगा? एमआरएनए। सो सपोज दिस इज योर एमआरएनए, राइट। अब यहाँ पे एमआरएनए है, इधर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। ओके, सो सपोज यहाँ पर देर आर न्यूक्लियोटाइड्स लाइक U, A and G। ओके, सो ये एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, इस पर अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए के बने। सो ये है हम लोग का राइबोसोम्स, जिसने क्या किया है? एमआरएनए को इंसर्ट किया। सो कंसिडर करो ये क्या है? हम लोग की नीडल है और ये क्या है? हम लोग का थ्रेड है। सो नीडल के अंदर थ्रेड कैसा मूव होता है, वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि नीडल के अंदर थ्रेड मूव होना है। बस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से देखो, सो यहाँ पर क्या है? UAG है। अब UAG से रिलेटेड मेरे पास क्या होना चाहिए? एंटी कोडॉन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? कोडॉन है, राइट। अब एंटी कोडॉन कौन लेकर आएगा या किस पर रहेगा? टीआरएनए पर। टीआरएनए का कुछ समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल हम लोग कुछ ऐसा, ठीक है, वी अज्यूम लाइक दिस। अब U है तो U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? A का होता है U, G का होता है C, राइट। सो दिस पार्ट इज नोन एज एंटीकोडॉन, जो किस पर होता है? टीआरएनए पर। किस पर होता है? टीआरएनए पर। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, टीआरएनए क्या लेकर आता है? अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेकर आता है। सपोज ये अमाइनो एसिड का नाम है A। इतना क्लियर? सो पिक्चर पूरी क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है। यहाँ पे राइबोसोम आएगा, राइबोसोम के अंदर जाके कौन घुस जाएगा? एमआरएनए घुस जाएगा और वहाँ पे वेट करेगा, और टीआरएनए जो है वो एक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा अपने एंटी कोडॉन के हिसाब से। ठीक है, सो जो भी कोडॉन रहेगा और एंटी कोडॉन रहेगा वही आके वहाँ पे अटैच हो सकता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे रहा तो ये लोग अटैच नहीं होंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लॉक एंड की मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पे लॉक है तो पर्टिकुलर की ही उसको अनलॉक कर सकती है और जाके उसमें अटैच हो सकती है, कोई और जाके वहाँ पे अटैच नहीं हो सकती। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब सपोज यहाँ पे A आ गया, ठीक है। सो ये जो राइबोसोम है वो यहाँ मूव करेगा, राइट। ध्यान से देखो, राइबोसोम मूव हुआ है। अच्छा, बेसिकली जब हम लोग थ्रेड और नीडल में
थ्रेड को मूव करते हैं, बट यहाँ पे थ्रेड नहीं मूव होगा, यहाँ पे कौन मूव होगा, नीडल मूव होंगी अपनी प्लेस से, ठीक है। सो इमेजिन करो सुई है और धागा है, हम लोग धागे को मूव करते, बट यहाँ पे धागा नहीं मूव हो रहा है, धागा एज इट इज़ है, हम लोग सुई को मूव कर रहे। ओके, सो यहाँ पे राइबोसोम मूव हो गया। अब सपोज नेक्स्ट है CANU, क्या है CANU। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, tRNA आएगा, राइट। सो अगर C है तो क्या होना चाहिए G, A है तो U और U है तो A। ओके, सो ये आया, इसको अटैच रहेगा अनदर अमाइनो एसिड, सपोज नाम ले लेते हैं B। सो फर्दर जब B आएगा यहाँ पे अटैच होगा तो A और B के बीच में एक बॉन्ड बनेगा विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो प्रोसेस है वो आगे रिपीट होते रहेगा, कब तक, जब तक mRNA पूरा ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा, mRNA के अंदर लास्ट जो कोडॉन होता है उसको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गया, ठीक है। सो जैसा यहाँ पे A और B है वैसे आगे थाउजेंड्स के फॉर्म में आएंगे और पूरा हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि हमारी नीडल मूव करती है, थ्रेड नहीं मूव करता है, दिस नीडल का मूव करना या राइबोसोम का मूव करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो समझे तीनों प्रोसेस। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA बनता है, कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। ओके, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू DNA। अच्छा, और इसके अंदर एक ही स्ट्रैंड DNA का यूज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड DNA पर होते हैं उसके ऑपोजिट्स mRNA पर बनते हैं। ओके, सो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। mRNA बन गया, अब वो कहाँ जाता है, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, फिर वो जाता है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन पूरा करने, ठीक है। सपोज वो साइटोप्लाज्म में गया, फिर वो किसके साथ अटैच होता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है, या राइबोसोम इज कंसिडर्ड एज नीडल और हमारा mRNA इज कंसिडर्ड एज थ्रेड। ओके, सो फर्दर जो भी mRNA के ऊपर कोडॉन होता है उसके हिसाब से tRNA आता है अपना एंटीकोडॉन लेके, दोनों अटैच होते हैं। tRNA अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर आता है, किसको लेकर आता है, अमाइनो एसिड को। सो tRNA अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर आया, ये हम लोग का अमाइनो एसिड है, वो अटैच होगा। ओके, सो वो अटैच होगा किसके साथ, नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ यूजिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सो ऐसा एक के बाद एक हम लोग का जो नीडल है, बेसिकली हम लोग का जो राइबोसोम है वो मूव करते जाएगा आगे, और अलग अलग tRNA एक एक अमाइनो एसिड को लेकर आते जाएंगे, और वो लोग एक के बाद एक अटैच होते जाएंगे जो भी हम लोग का प्रोटीन है उसके हिसाब से। ओके, सो दैट विल एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और यहाँ पे जो राइबोसोम का मूव होना है दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। So translation, translocation, such many chains come together to form complex proteins. तो ऐसी एक चेन बनी, सपोज एक और चेन बनेंगी, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन रहा तो एक ही चेन रहेंगी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहा तो बहुत सारी चेन अटैच होंगी। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस, ये हम लोग ने ऑलरेडी, मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस एज वेल एज अपीयरेंस किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोटीन पे डिपेंड करते हैं। सपोज एक पर्सन गोरा है या काला है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन कितना उसके अंदर प्रोटीन बन रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, एम से कुछ नाम होता है, मेलाटोनिन, राइट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। तो अगर वो प्रोटीन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो पर्सन काला हो सकता है, और अगर कम सिक्रेट हो रहा है तो गोरा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के कब डिस्कवर हुआ था, 1901 समथिंग लाइक। सो व्हाट इज़ म्यूटेशन, सडन चेंज इन द DNA का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सडन चेंज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डायग्राम है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है वो हम लोग का मेन सीक्वेंस है, राइट। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है उसकी जगह ये पार्ट आ गया, सो TGC की जगह GAT आ गया। सो ये सडन चेंज हो गया ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। कौन से रीज़न की वजह से हो रहा है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्या हो रहा है, एक DNA के अंदर चेंज हो रहा है। सो सॉरी, this change is known as mutation. Now some mutations may be minor,
मतलब हमारे अंदर म्यूटेशन हो सकता है और हम लोग को उसका कुछ बोलते हैं ना खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे माइनर। बट सब में भी कंसिडरेबल, बट कुछ कुछ ऐसे म्यूटेशन हो सकते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो काफ़ी फर्क ला सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इवोल्यूशन। नाउ यू नो व्हाट इज इवोल्यूशन? A slow gradual change occurring in living organism. Now you know very well क्या होता है evolution, कैसे इंसान पहले थे and all वो लोग डेवलप होते गए and so on. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. तो evolution क्या होता है, यहाँ पे definition लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारे जो concepts है वो आगे मैं explain करने वाला हूँ, तो don't stress out. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एक्सिस्टेंट, मतलब अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले कुछ तो लाइफ आई, छोटा सा एक लाइफ का पार्ट था जिससे पूरी लाइफ एंड फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म पहले एकदम प्रीमेच्योरली डेवलप थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग डेवलप होते गए एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। अब मैंने बताया आप लोग को इवोल्यूशन क्या होता है, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, उससे रिलेटेड थियोरी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल, जिसको मैंने बोला था आप लोग को कि लिविंग के जैसा, नॉट लाइफ, राइट, हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। अब ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि थियोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या, पहले कुछ तो ओशियन में आया लिविंग के जैसा ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर सब मिलके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, मतलब एक सेल बना, ठीक है। फिर ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गया, सेल्स ऐड हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गया, ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज कंसिडर्ड या एस्टिमेटेड एट अराउंड 300 करोड़ ईयर्स, ठीक है। फर्दर एविडेंसेस, अच्छा अभी मैंने जो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन बोला उसका क्या प्रूफ है कि ऐसा कुछ हुआ, तो देयर आर सम एविडेंसेस। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी है और बहुत सारे सपोर्ट्स भी है। तो हम लोग फिलहाल एविडेंसेस दे रहे, मतलब देख रहे हैं, मतलब जो चीज़ें इस थियोरी को सपोर्ट कर दे। नाउ वी हैव 6। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या है, इंडिकेट्स, अच्छा ध्यान से पिक्चर को देखो, उसके अंदर फर्स्ट जो है वो एनिमल्स है और सेकेंड रो जो है वो प्लांट्स है। अब अगर हम लोग एनिमल्स को देखो तो नॉर्मली उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, आइज़ होती है, 2 आइज़ रहेंगी, 2 ईयर्स रहेंगे, नोज, माउथ एंड सो ऑन, राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो इससे ये पता चलता है कि इनकी एक कॉमन ओरिजिन होगी, एक कॉमन एनिमल होगा जिनसे ये सारे एनिमल्स आए हैं, राइट। सो इससे पता चलता है कि इनके पहले कोई एक एनिमल था जिससे लोग आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होके ये बने। अगेन इन सेम इज द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। अगर सारे प्लांट्स को देखें, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के अंदर लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं एंड सो ऑन। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। तो अगेन इससे पता चलता है कि इनकी भी बेसिक कॉमन ओरिजिन होंगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होकर अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स बने। ओके, फर्दर एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस क्या, एनाटॉमिकल मतलब अंदर से कैसे बने हुए। Okay, so here we have 2 types of structure, one is homologous and one is analogous structure. Homologous structure parts have same structure but different function. ये लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है उसको देखो ध्यान से। So अगर हम लोग ये 4 स्ट्रक्चर को देखें, ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स, पैथाजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, तो ये अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग पार्ट्स है, बट इनका अगर स्ट्रक्चर देखो तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्ट्रक्चर कैसा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फंक्शन बहुत अलग अलग है। ह्यूमन हैंड कुछ और काम के लिए यूज़ होता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स। 4 लेग ऑफ ऑक्स चलने के लिए यूज़ होता है, बैट का पैथाजियम उड़ने के लिए यूज़ होता है, और वेल का किसके लिए यूज़ होता है, तैरने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो सबके फंक्शन अलग अलग है बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग राइट साइड देखो, सो दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस क्या होता है, फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होगा। सो एक इंसेक्ट के ये ले लो, विंग्स ले लो, एक टेरोडेक्टाइल के विंग्स ले लो, बर्ड्स के विंग्स ले लो और बैट्स के विंग ले लो।
सबका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट का ले लो तो वो एकदम पेपर ही होता है, बट बैट का ले लो तो उसके अंदर बोन्स होते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड में देखे कि बैट के विंग्स के अंदर बोन्स होते हैं, तो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट उनका फंक्शन सेम है, उड़ने के लिए काम आता है, इसको बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यू नो वेरी वेल क्या होता है वेस्टिजियल, जो हमारे अंदर कुछ काम के नहीं, मतलब फॉर नाउ, मतलब अभी जो इस ऑर्गेनिज्म में है उसके कुछ काम के नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, अपेंडिक्स दिया हुआ है। यू नो वेरी वेल कि अपेंडिक्स फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है। अगेन नेक्स्ट आता है तीत, यहाँ पे जो लास्ट में होता है तीत, वो हमारे कुछ काम का नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अक्कल दाढ़ और विजडम टूथ, जो हमारे कुछ काम का नहीं होता है। इन केस ऑफ ईयर, हमारा जो ईयर पिन्ना है इट इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल। अगर आप लोग कैट वगैरह को देखो तो लोग उसको मूव कर सकते, राइट। सो जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है उस डायरेक्शन में लोग मूव करते हैं और उन लोग का साउंड रिसेप्शन जो होता है वो एनहांस हो जाता है, बट हमारे अंदर हम लोग मूव नहीं कर सकते, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल, राइट। और दिस इज आवर टेल बोन कंसिडर्ड एज, यू नो वेरी वेल व्हाट इज टेल बोन। ओके, सो दिस आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इससे क्या पता चलता है कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ था, बट एज टाइम वेंट ऑन ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए और इनका यूज़ जो है वो ख़त्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड ऑल। फॉसिल्स क्या होता है, जो भी अंदर बरीड होता है उसको हम लोग डिग करके निकालते हैं और उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो कंसिडर करो एक माउंटेन है, उसको मैंने कट करके उसका एक स्लाइस निकाला। जब उसका कट करके स्लाइस निकाला तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। या फिर ऐसा कंसिडर करो मैं एक जो प्लेस है उसको डिग कर रहा हूँ। जब डिग कर रहा हूँ तो मेरे को एकदम ऊपर ऊपर जो है ना वो रैबिट और बर्ड जो है ना उनके रिमेन्स मिले, उनका बोन्स मिल रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिले। और थोड़ा नीचे गया तो उससे रेप्टाइल से रिलेटेड, मतलब डायनासोर रिलेटेड, स्नेक से रिलेटेड चीज़ें मिली। और नीचे गया तो एम्फीबियंस और पाइसेस से रिलेटेड, मतलब फ्रॉग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें मिले, उनके रिमेन्स मिले। और नीचे फिश वगैरह, और नीचे स्नेल्स, स्टारफिश एंड ऑल, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि एकदम सबसे पहले कौन आया, जो सबसे नीचे, उसके बाद कौन आया थोड़ा ऊपर, उसके बाद कौन आया थोड़ा ऊपर, राइट। सो जैसे उन लोग एग्जिस्ट किए, जिस टाइम में उन लोग एग्जिस्ट किए उस हिसाब से उनका अरेंजमेंट है, राइट। सो जो सबसे पहले थे वो सबसे नीचे मिलेंगे और जो अभी रिसेंट आए हैं वो एकदम ऊपर ऊपर रहेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट बताए ना कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कंसिडर करो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ए, उसके आगे चल के ना दो पार्ट होने वाले हैं बी और सी, राइट। सो एक ए है जिससे बी और सी बनने वाला है। अब ए से बी और सी बनने के पहले एक डी बना। सो वेट, ओके, सो कंसिडर करो एक ऑर्गेनिज्म ए है, राइट, इससे बी और सी बनने वाले, राइट। बी और सी बनने के पहले इससे डी भी बना, जिसके पास बी भी था और सी भी था। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सम कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसिडर्ड एज ए, उससे हम लोग को बी मिलने वाला है और सी मिलने वाला है, राइट। बट देयर एक ऑर्गेनिज्म बना डी जिसके पास बी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और सी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि डी जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर सकता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। सो व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास दो अलग अलग क्लास के कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। फर्दर नेक्स्ट क्या दिया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बोलते हैं, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एम्ब्रियोज ग्रो होना, कैसे स्टेजेस में ग्रो होता है। फिश का दिया है, सैलेमेंडर का दिया है एंड सो ऑन। अगर सब लोग का फर्स्ट स्टेज देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे क्या पता चलता है कि सबकी एक सेम कॉमन ओरिजिन है, राइट। नेक्स्ट आता है डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन ने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है कोई भी एरिया और रीजन में जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब अगर कोई भी नेचुरल में नेचर में कोई चेंजेस हुए,
अगर एक ऑर्गेनिज्म उसको अडेप्ट कर पाता है, मतलब उसके हिसाब से मॉडिफाई हो पाता है, तो वो बचेगा, और अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, राइट, ख़त्म हो जाएंगे उसके स्पीशीज। सो उसने एक बुक लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ करके, और उसमें अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, राइट। तो कंसिडर करो कि दो ऑर्गेनिजम्स है और दोनों को मैंने एक फूड सप्लाई दिया, राइट। सो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे फॉर दैट फूड सप्लाई। सो वही कुछ उसने बोला है कि नेचर में ऐसा कुछ होता है। So in this competition only those organisms sustain which show modifications essential for winning the competition. तो competition को win करने के लिए जो modifications, मतलब जिस organisms में modifications होते हैं वो sustain करते हैं, मतलब रहते हैं, और जो modification नहीं कर पाते वो लोग perish हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। However besides this natural selection also plays an important role. तो वही वो बोल रहा था कि हमारे में मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, एज वेल एज नेचर का सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन रहेगा और कौन पेरिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है मेन ऑब्जेक्शन। अच्छा, तो डार्विन ने थियोरी दिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, क्या फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, बट देयर वर सम ऑब्जेक्शन कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। अभी एवोल्यूशन के पीछे सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का हाथ नहीं है, ये पहला ऑब्जेक्शन है। सेकेंड क्या है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। सो कुछ मॉडिफिकेशन यूजफुल है, कुछ यूजलेस है, ऐसा क्यों, ये उसने एक्सप्लेन किया नहीं। देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। अब कुछ चेंजेस एकदम स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस एब्रप्टली मतलब कुछ मतलब इनऑर्डरली हो जाते या अचानक से हो जाते, तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑब्जेक्शन, मतलब ये ऑब्जेक्शंस है बट स्टिल डार्विन्स वर्क इज कंसिडर्ड एज माइलस्टोन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है लेमार्किज्म। अब लेमार्किज्म का बेसिक प्रिंसिपल यही है, उसका यही बोलना है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में जो भी काम करता है, मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है अपनी लाइफ में जो काम करेगा उसके हिसाब से उसकी बॉडी में क्या होंगे, मॉडिफिकेशंस, उसके हिसाब से उसकी बॉडी में मॉडिफिकेशन होंगे, और वो मॉडिफिकेशन जो है वो अपने चाइल्ड में ट्रांसफ़र करेगा। ये क्या है, लेमार्किज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर्स हम लोग एक्वायर करते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका एक एग्जांपल दूँ तो कंसिडर करो एक पर्सन है जिसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, तो वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहा है बहुत। सो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी अडेप्ट होंगी, उसके मसल्स डेवलप हो जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। सो उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी एंड सो ऑन, राइट। सो लेमार्किज्म का फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि उसने जो भी काम किया उसके हिसाब से उसकी बॉडी डेवलप हुई, अडेप्ट हुई, राइट। अब सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला कि वही कैरेक्टर्स उसके चिल्ड्रन में भी पास होंगे। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक पर्सन बॉडी बिल्डर है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा। इज दैट ट्रू? नो। सो लास्ट पॉइंट देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, कि मतलब कुछ ऑर्गन्स डेवलप होंगे ड्यू टू सम एक्टिविटीज़ और कुछ पेरिश हो जाएंगे अगर हम लोग उसका काम नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्ट हुआ। बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो ये था लेमार्किज्म। नेक्स्ट आता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का सिंपल एग्जांपल है, मैंगो ले लो। मैंगोज के अलग अलग टाइप्स होते हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो इसी को बोलते हैं स्पेशिएशन, कि पहले सिंपल मैंगो था बट अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स ऑफ मैंगोज है। अब ये क्यों अलग अलग टाइप्स है, क्यों? क्योंकि सबका नेचर जो है वो अलग अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, वेदर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, टाइप ऑफ सॉइल अलग होता है एंड सो ऑन, राइट। सो जो भी एनवायरनमेंट कंडीशन है उसके हिसाब से मैंगो जो है वो डेवलप हुआ एंड सो ऑन। सो उस हिसाब से उसकी स्पीशीज़ बनी। सो नेचर के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग स्पीशीज़ बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल विंटर स्पीशीज़ अलग होती है, समर स्पीशीज़ अलग होती है, नॉर्थ की स्पीशीज़ अलग होती है, साउथ की स्पीशीज़ अलग होती है एंड सो ऑन, राइट।
सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पेशिएशन। फिर आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में स्टार्ट कहाँ से हुआ, कितने ईयर्स अगो हुआ, उसके कौन से रिमेन्स मिले, फिर कैसे कैसे वो डेवलप होते गया, कितने कितने साल, एंड सो ऑन। वो पूरी इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है, रीड इट। अगर नहीं समझती है तो प्लीज़ आस्क, ये काफ़ी सिंपल है और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो गो थ्रू विथ इट। अगर आप लोग को स्टिल उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, so that's it. Thank you very much. Do like, subscribe and share with others too.